नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीटेट 2020 के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। विभिन्न पृष्ठभूमि मतलब विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश या विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से आए हुए बालक। इनको संबोधित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करें, उन कथनों का उपयोग करें जो नकारात्मक रूढ़ियों को मजबूत करें, विविधता से संबंधित पहलुओं के बारे में बात करने से भी बचें या विविध व्यवस्था से उदाहरण अंकित करें। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, समस्या समाधान की क्षमताओं को डैश से अधिक सुगम बनाया जा सकता है। समस्या समाधान की क्षमता को हम किस प्रकार से सुगम बना सकते हैं? तो उपमाओं को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में भय उत्पन्न करने के हम कभी उनको अधिक सुगम नहीं बना सकते, तो ये नेगेटिव कथन रहेगा। अभ्यास और प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना, केवल अभ्यास और प्रयोग से भी हम उनको अधिक सुगम नहीं बना सकते। समस्या को हल करने की निश्चित प्रक्रिया को भी हमें प्रोत्साहित नहीं करना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, उपमाओं को प्रोत्साहित करना। अगला है, अधिगम की कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को नहीं होना चाहिए। भाई अधिगम से संबंधित कोई छात्र है भाई जो कठिनाइयों का महसूस कर रहा है सीखने में, तो उसको हमें एक शिक्षक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए? तो शैक्षिक योजना का व्यक्तिकरण करना है तो उसे लाभकारी होगा, ये हमें करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए कठोर संरचना का अभ्यास करना, भाई ये हमें नहीं करना चाहिए। कठोर एक नेगेटिव वर्ड है और यदि ये ऑप्शन में है तो ये नकारात्मक माना जाएगा और हमसे क्या पूछा गया है? नकारात्मक ही पूछा गया है कि एक शिक्षक को नहीं होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, डैश रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान है। अति सक्रियता, असावधानी, कम समझ या अपसारी चिंतन। रचनात्मकता मैंने आपको बताया था, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना, ये क्रिएटिविटी होती है। और दो प्रकार के चिंतन आपको सुनने को मिलेंगे, अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है, बच्चा एक नए प्रकार से चिंतन करता है, किसी समस्या हो या कोई भी चीज़ हो तो नई चीज़ करता है, मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड रहता है अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन में समाधान निश्चित होता है, तो उसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है। एक निश्चित जैसे कोई समस्या है तो उसका एक निश्चित समाधान होगा, तो उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते या नया कुछ नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है? विश्लेषण के बिना अवलोकन, भाई ये प्रभावी नहीं होगा। अनुकरण और पुनरावृत्ति, सामग्री का रटन, संस्मरण, भाई रटना तो हमें बिल्कुल ही नहीं है। और अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज, भाई सबसे प्रभावी तरीका पूछा गया है। अनुकरण और पुनरावृत्ति प्रभावी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या रहेगा? अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने से छात्रों की जो स्मृति में स्थिर हो जाएगा, कोई भी चीज़ अधिक समय तक याद रहेगी। अगला है हमारा, एक शिक्षिका को दिए गए कार्य पर छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वह उन छात्रों को अलग कर सकती है जिन्होंने दूसरों की तुलना में अधिक गलतियां की। भाई हमें छात्रों को अलग नहीं करना है, एक साथ अधिगम कराना है। सीखना पूरी तरह से त्रुटियों के सुधार पर आधारित है, यह भी नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरह से त्रुटियों पर आधारित है। सी, वह अपने अनुसार सजा के स्तर, हमें सजा तो देनी ही नहीं है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी, त्रुटियों की समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सार्थक है। अगला है हमारा, अधिगम के लिए प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान काम देना, यह भी गलत। रटन संस्मरण पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। बच्चे को दंड देना, नहीं। निपुण उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, इससे हम अधिगम के लिए प्रेरणा बनाए रख सकते हैं। अगला है, शर्म है बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावी, नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्सर उत्पन्न किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसका अनुभूति से कोई संबंध नहीं है, अनुभूति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शर्म का, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, हम अधिगम के निर्माणवादी दृष्टिकोण से पता चलता है कि बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण में डैश सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा अधिगम के लिए बेहतर है? प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी, असफलता अनियंत्रित है, नहीं, नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, क्षमता में सुधार होता है। ऑप्शन डी, योग्यता निर्धारित है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धारणा अधिगम के लिए बेहतर है? तो योग्यता निर्धारित है, प्रयास में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्षमता में सुधार होता है। अगला है हमारा, छात्रों के बीच वैचारिक समझ में सुधार की संभावना है, उन व्यवस्थाओं में सुधार की संभावना होती है जिन पर जोर दिया गया है। ऑप्शन ए, निरंतर परीक्षाएं। ऑप्शन बी, पूछताछ और संवाद। ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये नेगेटिव कथन रहेगा। निरंतर परीक्षाएं भी बच्चों के लिए नकारात्मकता उत्पन्न करेंगी। और ऑप्शन सी, लगातार प्रतियोगिताएं भी नहीं करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है हमारा, बच्चों के लिए सीखना मुश्किल हो जाता है जब
सीखना सामाजिक रूप से प्रासंगिक हो, नहीं, यहाँ तो सीखना सरल हो जाएगा। ऑप्शन बी, सामग्री को कई तरीकों से दर्शाया जाता है, ये भी पॉजिटिव कथन है। ऑप्शन सी, जानकारी को असंबंधित खंड में प्रस्तुत किया गया है, ये हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा गया है कि सीखना मुश्किल कब होगा, मतलब नेगेटिव कथन, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, सीखने की सबसे अच्छी स्थिति है मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, यह उत्तम स्थिति नहीं रहेगी। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। कम उत्तेजना, उच्च भय, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। भय तो होना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, बच्चे के विकास में व्यक्तिगत अंतर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण। गलत, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के कारण ही बच्चों में व्यक्तिगत अंतर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आनुवंशिक और पर्यावरण की परस्पर प्रक्रिया। अगला है हमारा, एक कार्य के दौरान सानिया खुद से उन तरीकों के बारे में बात कर रही है जिनसे वह इस कार्य को आगे कर सकती है। भाषा और विचार पर लेर वाइगोस्की के विचार के अनुसार इस प्रकार के निजी भाषण का संकेत है अहम केंद्रित मनोवैज्ञानिक विचार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या आत्म विनियमन। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म विनियमन, मतलब स्वयं को निर्देशित कर रही है और कार्य करते जा रही है। अगला है हमारा, मूल्यांकन अभ्यासों का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना, ये हमारा आंसर हो सकता है, पॉजिटिव कथन है। ऑप्शन बी, पुरस्कार वितरण के लिए उच्च प्राप्तकर्ताओं की पहचान, नहीं। छात्रों को अंकित लगाना, यह भी गलत रहेगा, छात्रों को अंकित नहीं करना है, रैंकों में नहीं, ग्रेडों में नहीं बांटना है। ऑप्शन डी, क्षमता आधारित समूहों के लिए छात्रों का अलगाव नहीं करना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को अपनाया गया है शिक्षा शास्त्र के द्वारा, इसलिए हमें छात्रों को अलग नहीं करना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, यह देखने के बाद कि छात्र एक निरंतर गतिविधि पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक शिक्षक क्या, क्यों, कैसे के रूप में युक्ति और संकेत प्रदान करने का निर्णय लेता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की यह रणनीति होगी। छात्रों में वापसी की प्रवृत्ति, अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक होना, बच्चों को अधिगम के लिए हतोत्साहित करना, या ऑप्शन डी, अधिगम के लिए एक मचान के रूप में कार्य करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, एक नाट्य गतिविधि के दौरान चोट लगने के बाद रोहन रोने लगता है, यह देखकर उनके पिता ने जवाब दिया, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लिंग पूर्वाग्रह को कम करता है, नहीं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, नहीं। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल लड़कियां रोती हैं या लड़के नहीं रोते। अगला है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के रचनात्मक निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, सही है। छात्रों को अनेक शैक्षणिक अंकों के आधार पर, हमें शैक्षणिक अंकों के आधार पर उन्हें ग्रेडिंग के रूप में विभाजित नहीं करना है कि यह ज़्यादा होशियार है, ये कम होशियार है, अंकित नहीं करना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए, केवल पाठ्यक्रम से ही संबंधित हमें नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन डी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कुछ स्थितियों में लाभदायी हो सकती है, लेकिन क्या होता है प्रतिस्पर्धा में, जो सक्रिय छात्र होते हैं, जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, वो तो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो कम बुद्धि वाले या जो दबने वाले छात्र होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक कार्य करना और कुछ करना क्योंकि अन्य ने इसे स्वीकृति दी है, नैतिकता के किस चरण, भाई लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिकता के 3 चरण बताए हुए हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो उनमें एक कार्य को करना और कुछ करना क्योंकि इन्हें अन्य ने स्वीकृति दी है, तो यह किस चरण से संबंधित है, तो यह दूसरे वाले चरण पारंपरिक चरण से संबंधित है। अगला है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सहकर्मी प्राथमिक सामाजिकरण घटक है और परिवार एक द्वितीयक सामाजिकरण घटक है, नहीं। परिवार हमारा एक प्राथमिक सामाजिकरण घटक है। परिवार और जन मीडिया दोनों ही द्वितीयक, नहीं। ऑप्शन सी, स्कूल एक माध्यमिक सामाजिकरण घटक है और परिवार एक प्राथमिक सामाजिकरण घटक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बहुविध या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने बुद्धि को कई प्रकारों में बांटा हुआ है। बुद्धि के कोई रूप न है, बुद्धि में कोई व्यक्तिगत अंतर नहीं है, बुद्धि लब्धि को केवल उद्देश्य परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। केवल आंसर में, यदि केवल ऑप्शन में आ जाए तो ये हमारा नेगेटिव कथन होता है, और पॉजिटिव कथन हमसे पूछा गया हो तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक क्षेत्र में बुद्धिमत्ता अन्य सभी क्षेत्र में बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, तो हमसे पूछा गया है बहुबुद्धि सिद्धांत का कथन या इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है कि बुद्धि के कई रूप हैं, उन्होंने कई भागों में बांटा हुआ है। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक चरण डैश है।
परिकल्पनात्मक निगमात्मक चिंतन, वस्तुओं के संरक्षण और परिमार्जन की क्षमता, अमूर्त चिंतन का विकास और सोच में केंद्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीकरण या सोच में केंद्रीकरण की जो थिंकिंग रहती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहती है, दूसरी अवस्था होती है। पहली रहती है हमारी संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही है। विकास केवल बचपन की अवधि के दौरान, देखो केवल आ गया तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, नेगेटिव कथन है और हमसे आंसर पूछा गया है पॉजिटिव कथन। विकास बहुआयामी है, यह बात बिल्कुल सत्य है, बहुआयामी है। ऑप्शन सी विकास में सभी के लिए संस्कृतियों में वृद्धि की दर समान होती है, भाई गलत है, वृद्धि की दर समान नहीं होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है। ऑप्शन डी विकास स्कूल में होने वाली शिक्षा से ही होता है, इसमें भी केवल का ही अर्थ निकल आया, से ही होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है लेव वाइगोत्स्की का सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो अधिगम की प्रक्रिया में किसका महत्व दिया है वाइगोत्स्की ने, उन्होंने दिया है सांस्कृतिक उपकरण को विशेष महत्व दिया है। अगला है संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में जीन पियाजे डैश के संदर्भ में संज्ञानात्मक संरचनाओं की व्याख्या करते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र, तो भाई जीन पियाजे ने किस के संदर्भ में संज्ञानात्मक संरचनाओं की व्याख्या की है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, योजनाएं, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, साहचर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा योजनाएं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में तो किन्होंने बताया, लेव वाइगोत्स्की ने बताया है, तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने योजनाओं को बताया है। अगला है हमारा एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाना चाहिए, छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर वियोजन। समावेशी कक्षा मैंने आपको बताया जिसमें सभी प्रकार के छात्र, चाहे वह तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हो, किसी प्रकार के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आते हो, गरीब अमीर सभी प्रकार के, चाहे वह दृष्टिबाधित हो, किसी रोग से संबंधित हो, एक ही कक्षा में उनको अध्ययन कराना समावेशी कक्षा की अवधारणा है। तो हमें क्या करना है, सबको साथ रखना है। और इसकी अवधारणा क्या होगी, हमें सबको साथ रखना है। जो भी ऑप्शन में वियोजन वाली बात होगी वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर वियोजन, गलत। व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य या एक समान निर्देश, भाई अलग अलग प्रकार के छात्र हैं तो एक समान निर्देश तो उनके लिए वैसे भी उपयोगी नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग करना उचित है। शारीरिक विकलांगता वाले छात्र, अपंग शरीर वाला छात्र, मंद बुद्धि वाला छात्र, विकलांग छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकलांगता वाले छात्र। अगला है जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास की व्यवस्था है, भाई जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई देखो जिन पियाजे की ये अवस्थाएं पूछी गई हैं, संवेदिक, पहले संवेदी पेशी अवस्था होती है, फिर होती है मूर्त और फिर अमूर्त, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिक अंतर को इस प्रकार देखा जाना चाहिए। व्यक्तिक अंतर मतलब कोई तीव्र बुद्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि वाला है, कोई जल्दी सीखता है, किसी को देर में चीजें समझ में आती हैं, तो इस अंतर को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। क्षमता आधारित समूह बनाने के लिए मानदंड, हमें समूह बनाने ही नहीं है, उन्हें अलग करना ही नहीं है। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण, हाँ यह हमारा आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न हमारे खत्म हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।